हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 1300 प्लस एमसीक्यू है। अब ये जो भी क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन से लिया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें सभी जितना भी जेई या फिर एई एग्ज़ाम है, दोनों का प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए ऑल स्टेट एई जेई में, और जितने भी एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर हो गया, रेलवे का जो भी हो गया, और जितने भी पीसीए वाले एग्ज़ाम होते हैं, सारे के जो भी जेई और एई वाले एग्ज़ाम हैं, सारे के क्वेश्चन इसमें हैं 1300 क्वेश्चन में। तो यदि आप लोग ये 1300 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों का जेई क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि जितने भी जेई एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो भी क्वेश्चन लिया जाता है वो 80% जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से लिया जाता है, इतना तो पता ही होगा। भले एग्ज़ाम कोई सा भी हो, मान लो एग्ज़ाम जेई का, कोई भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर को ले लेगा, या फिर किसी दूसरे स्टेट के जेई के प्रीवियस ईयर को ले लेगा। लेकिन 80% जो क्वेश्चन होता है, 80 से तो अधिक ही रहता है, 80-90% बोल सकते हैं। फिर भी हम लोग 80% लेके चलते हैं कि 80% जो क्वेश्चन आएगा वो प्रीवियस ईयर से ही आएगा। तो यदि आप लोग जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का यदि उसको कर लेते हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है इसको तो करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता भी चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके हिसाब से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। तो यदि आप लोग आरसीसी पूरा पढ़ चुके हैं अपने नोट्स को, तो इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर लगाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों का डाउट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो आप लोगों को पता चल पाए। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग 280 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज आज इस वीडियो में करेंगे 281 से 300 तक का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 281 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। फुल्ली प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम मीन्स, कोई कंक्रीट है और वो फुल्ली प्री स्ट्रेस्ड है, तो उसका मतलब क्या है। तो जो प्री स्ट्रेस्ड है कंक्रीट है तो उसमें जो भी लोड आता है तो वो लोड को प्री स्ट्रेस ही रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए है नॉन टेंशन इन परमिटेड इन द बीम, तो टेंशन को परमिट नहीं करता है ऐसा बोल रहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि टेंशन को लेता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है नॉन क्रैकिंग इज परमिटेड इन द बीम्स, तो जो क्रैक है उसको परमिट नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख सकते हो कि वर्किंग लोड आर कंप्लीटली रजिस्ड बाय द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, तो जो भी उसमें वर्किंग लोड आ रहा है उसको कंप्लीटली रजिस्ट कर लेता है कौन, जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स रहता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में, वो पूरा रजिस्ट कर लेता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी वर्किंग लोड आता है उसको पूरा रजिस्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। As per IS 456/2000, Indian Standard Code of Practice for Plain and Reinforced Concrete, for limit state of collapse in flexure, the minimum, the maximum strain in concrete at the extreme compression fiber is to be limited। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लिमिट स्टेट मेथड में जो हम लोग स्ट्रेन आता है तो उसके स्ट्रीम कंप्रेशन फाइबर में उसका जो वैल्यू होता है कितना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है और उसके कंप्रेसिव मोस्ट फाइबर में कितना वैल्यू होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि सेक्शन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका विड्थ बी है और डेप्थ डी है। तो इसका जो स्ट्रेन डायग्राम है और स्ट्रेस डायग्राम है दोनों दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्ट्रेन डायग्राम होता है वो लीनियर होता है, यहाँ पर मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ। और उसका कंप्रेसिव मोस्ट ऑफ फाइबर में वैल्यू कितना होता है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंप्रेशन मोस्ट फाइबर में कितना वैल्यू होता है, 0.003
0.35 होता है। यही हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और ये मैं पहले भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। और जो टेंशन मोस्ट फाइबर में जो बनता है, यहाँ पर देख सकते हो कि उसका वैल्यू दिया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002। तो ये दोनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। और स्ट्रेन का जो शेप होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि लीनियर बना हुआ है। और जो स्ट्रेस होता है उसका शेप कैसे होता है? पहले तो रेक्टेंगुलर होता है, फिर उसके बाद पैराबोलिक होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि पैराबोलिक है और रेक्टेंगुलर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। भी जो जो बताया सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.0035 दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसको परसेंट में पूछता है, तो परसेंट में पूछेगा तो उसका वैल्यू होता है 0.35% लेते हैं। यदि परसेंट का कंडीशन में पूछता है तो इस टाइप का वैल्यू रहेगा, उसको आपको करेक्ट करना है। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायगोनल टेंशन इन कंक्रीट कैन बी रजिस्टर्ड बाय प्रोवाइडिंग। तो किसी कंक्रीट सेक्शन में डायगोनल टेंशन आ रहा है, तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? तो उसको रजिस्ट करने के लिए हम लोग डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट होता है वो किसके फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो कि डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। तो तीन फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट को। पहला यहाँ पर देख सकते हो कि वर्टिकल स्टीरअप के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरे में देख सकते हो कि इंक्लाइंड स्टीरअप के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। और थर्ड में दिया हुआ है बेंट अप बार के रूप में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों के रूप में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट को। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट हो जाएगा डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट। ये सारे ऑप्शन फिर गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिजाइन शेयर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स ऑन। तो हम लोग जो डिजाइन शेयर स्ट्रेस निकालते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं पहले भी बताया हूँ कि जो हम लोग डिजाइन शेयर स्ट्रेस निकालते हैं तो आई एस कोड से हम लोग निकालते हैं। और आई एस कोड के लिए हम लोगों को देखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है उसका रिक्वायर रहता है। और जो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज का वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम लोग डिजाइन शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करेगा और परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट, तो वो टेंसाइल रेनफोर्समेंट के परसेंटेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख सकते हो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो स्टील के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर तो डिपेंड नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the nominal shear stress tau v at a section does not exceed the permissible shear stress tau c, तो यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है? टाउ सी दिया हुआ है और टाउ भी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो टाउ भी है, टाउ भी क्या है यहाँ पर? नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, वो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस से एग्जिट नहीं है, मतलब उससे कम है। टाउ भी कम है टाउ सी से। तो इस कंडीशन में जब ऐसा होता है तो उसमें जो भी बीम रहता है वो सेफ होता है शेयर के कंडीशन में, शेयर के कंडीशन में सेफ होता है। जब शेयर के कंडीशन में सेफ है तो उसमें हम लोगों को शेयर रेनफोर्समेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
फिर भी हम लोग शेयर एनफोर्समेंट देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि जो भी हम लोग का फेलियर हो वो ना हो, इसलिए हम लोग मतलब मिनिमम कम से कम शेयर एनफोर्समेंट देते हैं। यदि शेयर के कंडीशन में सेफ आता है फिर भी हम लोग मिनिमम एनफोर्समेंट देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए पे देख सकते हो कि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करना जरूरी रहता है। यदि वो शेयर के कंडीशन में सेफ है फिर भी हम लोग मिनिमम शेयर एनफोर्समेंट देते ही हैं। बाकी ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्ट द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। जब इसमें शेयर नॉमिनल शेयर स्ट्रेस के कंडीशन में जब बीम सेफ है तो उसको रजिस्टर करने के लिए तो हम लोग शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी में देख सकते हो नो शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। तो शेयर एनफोर्समेंट कम से कम प्रोवाइड करना ही जरूरी रहता है, मतलब मिनिमम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना जरूरी है, इसलिए हम लोग मिनिमम एनफोर्समेंट तो प्रोवाइड करेंगे ही। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में देख सकते हो कि शेयर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द डिफरेंस ऑफ द टू। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके एक बार कंडीशन को देख लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन में हम लोग शेयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और कब प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि दिया हुआ टाउ भी छोटा है। किससे छोटा है? 0.5 टाउ सी से छोटा है। जब इससे छोटा रहता है तो सेफ इन शेयर, शेयर में सेफ होता है। तो नो नीड ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं है इस कंडीशन के लिए। अगर यदि 0.5 टाउ सी से छोटा है तब के कंडीशन में। यदि सिर इससे बड़ा है, मतलब 0.5 से यहाँ पर देख सकते हो कि 0.5 से बड़ा है, 0.5 टाउ सी से बड़ा है, बट छोटा है। किससे छोटा है? टाउ सी से छोटा है, लेकिन 0.5 टाउ सी से बड़ा है। क्या बड़ा है? टाउ भी। तो उस कंडीशन में सेफ इन शेयर, शेयर में तो सेफ होता है, बट इस कंडीशन में हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो देख सकते हो मिनिमम रेनफोर्स क्या लिखा है यहाँ पर, ASV लिखा हुआ है, मतलब जो शेयर रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं उसका एरिया बाई में लिखा हुआ है BSB। SB क्या है यहाँ पर? SB यहाँ पर जो है लिखा हुआ है वो है स्पेसिंग है रेनफोर्समेंट का, जो शेयर रेनफोर्समेंट है उसका स्पेसिंग है। और जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि 0.4 बाई 0.87 FY। ठीक है, ये दोनों के लिए वैलिड रहता है, LSM और WSM दोनों के लिए वैलिड रहता है। तो अपने को क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर टाउ भी छोटा है टाउ सी से तो हम लोग क्या करेंगे। तो शेयर में तो मतलब सेफ रहता है, बट हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। 286 नंबर का क्वेश्चन है, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस विथ। तो जो कॉन्क्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो किन किन कारण से इंक्रीज होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किन कारणों से इंक्रीज होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं लिख के रखा हूँ। तो पहले पे देख सकते हो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का कौन सा ग्रेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड में है टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, या तो माइल्ड स्टील है या फिर HYSD बार है, कि कौन सा बार है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और थर्ड में है टाइप ऑफ फोर्स इन बार, मतलब बार में किस टाइप का फोर्स लग रहा है, या तो टेंशन लग रहा है या कंप्रेशन लग रहा है। यदि कंप्रेशन है तो जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो अधिक हो जाएगा और टेंशन में कम हो जाता है। और जो बार है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील बार जो होता है वो प्लेन बार होता है, प्लेन राउंड होता है। FE 250 को हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, सभी को पता ही होगा ये बात तो। और HYSD जो बार होता है उसमें रिब बना रहता है, इस टाइप का आप लोग देख सकते हो, इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेस हम लोगों का अधिक होता है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होता है। और FE 415 और FE 500 जो रहता है तो इसको हम लोग HYSD के कैटेगरी में लेकर चलते हैं। तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेस। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको ये पता रखना चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए पे है द क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता,
तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन सी में देख सकते हो कि द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हो कि द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, तो इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन आरसीसी वर्क इफ द एडिशन ऑफ द कंक्रीट टू स्टील इज नॉट परफेक्ट विद इन इलास्टिक लिमिट देन, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो कंक्रीट और स्टील के बीच में जो एडिशन फोर्स लगता है वो नॉट परफेक्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, जो कंक्रीट रहता है, जो कंक्रीट है और स्टील है, वो ओवर स्ट्रेस हो जाता है। जो कंक्रीट होता है वो ओवर स्ट्रेस हो जाता है लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक क्या हो जाएगा, वो ओवर स्ट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया है स्टील विल बी ओवर स्ट्रेस्ड, कंक्रीट विल भी ओवर स्ट्रेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चांसेस ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक इन आरसीसी मेंबर रिड्यूस व्हेन, तो जो डायगोनल टेंशन क्रैक है आरसीसी मेंबर में, तो डायगोनल टेंशन क्रैक होने के चांसेस कब कम हो जाते हैं। कब कम हो जाते हैं, तो जब भी क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव कंप्रेसिव फोर्स और शेयर फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शेयर फोर्स दोनों यदि एक साथ लग रहे हैं, तो जो डायगोनल टेंशन क्रैक होने का चांस कम हो जाता है। जो डायगोनल टेंशन फेलियर होता है वो उसका चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया है ओनली शेयर फोर्स एक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों फोर्स एक साथ लगते हैं तब डायगोनल टेंशन क्रैक कम होता है। और ऑप्शन में बी में देख सकते हो कि फ्लेक्सरल एंड शेयर फोर्स एक्ट, तो फ्लेक्सरल नहीं, तो कंप्रेशन और शेयर फोर्स दोनों एक साथ लगता है तब होता है, तो ये वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख सकते हो एक्सियल टेंशन एंड शेयर फोर्स एक्ट सिम्यूटेंसली, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, एक्सियल कंप्रेशन एंड शेयर फोर्स एक्ट सिम्यूटेंसली, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रैक्ड बार, क्रैक्ड बार जो होता है कितने डिग्री में, 45 डिग्री में होता है, ये तो पता होगा आप लोगों को। जो क्रैक्ड बार होता है इस टाइप का रहता है, देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो बनता है 45 डिग्री बनता है, 45 डिग्री में बेंड रहता है। तो जो हम लोग जो बेंड करते हैं उसको कितने डिस्टेंस में बेंड करते हैं, कितने डिस्टेंस में बेंड करते हैं हम लोग। तो जो स्पान का लेंथ रहता है, मान लो स्पान है, तो उसके लेंथ के L/4 टू L/5 तक के डिस्टेंस में हम लोग बेंड करते हैं। कहाँ से बेंड करते हैं, इसके कॉर्नर से L/4 टू L/5 के डिस्टेंस में हम लोग उसको बेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, L/4 टू L/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन माइल्ड स्टील स्टीरप्स इन रेनफोर्स कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील उसका अवेलेबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है। तो ये मैं पहले भी बताया हूँ कि माइल्ड स्टील और HYSD बार का टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, तो कितना होता है माइल्ड स्टील का, माइल्ड स्टील का होता है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और जो HYSD बार होता है, HYSD बार जो होता है उसका होता है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
फॉर ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन द शेप ऑफ द शियर स्ट्रेस डायग्राम इज। तो जो रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन होता है तो उसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है। तो शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, मैं पहले बताया था कि मान लो ये बीम है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि पीसीसी और आरसीसी दोनों के लिए शेयर स्ट्रेस डायग्राम दिया हुआ है। जो पीसीसी के लिए बनता है यहाँ पर देख सकते हो कि पैराबोलिक बनता है, ऐसे करके पैराबोलिक बन जाता है। और जो आरसीसी होता है तो आरसीसी में यहाँ पर बार लगा हुआ रहता है, स्टील लगा रहता है। तो स्टील लगने के कारण यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप बनता है और ऊपर में पैराबोलिक होता है। तो यहाँ तक पैराबोलिक होता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है। और यहाँ पर बाकी सब कभी देख सकते हो कि जैसे डबली रेनफोर्समेंट है तो यहाँ पर डबली रेनफोर्समेंट का दिया हुआ है, तो उसका कैसे बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा, ऐसे करके शेप बनेगा। और जो टी सेक्शन होता है उसका भी देख सकते हो। और टी सेक्शन है जिसमें यहाँ पर स्टील लगा हुआ है, इसमें क्या है कि स्टील नहीं लगा हुआ है, इसमें देख सकते हो कि स्टील लगा नहीं है। और जो सेकंड नीचे में दिया हुआ है उसमें स्टील लगा हुआ है, और इसमें ऊपर और नीचे दोनों में स्टील लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में कैसे बनेगा। तो सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। आप लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो इसका। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैं बताया कि जो शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है रेनफोर्स कंक्रीट बीम के लिए। तो कैसे बनता है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में क्या होता है, पैराबोलिक होता है ऐसे करके, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे रेक्टेंगुलर बनता है ऐसे करके। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है पैराबोलिक एबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायगोनल टेंशन विच रिजल्ट इन अल्टीमेट फेलियर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डायगोनल टेंशन क्रैक डिपेंड अपॉन। तो जो डायगोनल टेंशन की वजह से जो डायगोनल टेंशन क्रैक आता है तो वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है, मैं ये क्वेश्चन पहले भी कराया हूँ इस टाइप का। किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेयर स्पान और इफेक्टिव डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के रेशियो से ही हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा डायगोनल फेलियर हो रहा है, डायगोनल टेंशन फेलियर हो रहा है कि डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हो रहा है। तो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन में देख सकते हो कि शेयर स्पान के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और ऑप्शन बी में देख सकते हो कि इफेक्टिव डेप्थ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालिसिस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज डन बाई। तो जो हम लोग रेनफोर्समेंट रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एनालिसिस करते हैं तो किस मेथड से करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है स्ट्रेट लाइन थ्योरी, तो इस मेथड से भी करते हैं। और ऑप्शन बी में है इलास्टिक थ्योरी, और ऑप्शन डी है अल्टीमेट लोड थ्योरी। तो इन तीनों मेथड से हम लोग रेनफोर्स कंक्रीट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव सभी मेथड से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर reinforcing bar in compression the average bond stress can be increased by। तो इसमें क्या है कि जो बार है वो कंप्रेशन में है, और कंप्रेशन के कंडीशन में जो एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है उसको कितना इंक्रीज करते हैं, कितना बढ़ाया जा सकता है। पहले भी हम बताया हूँ कि टेंशन और कंप्रेशन और HYSD बार यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए। तो कंप्रेशन के लिए कितना करते हैं, 25% इंक्रीज करते हैं किसको, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस को, इतना इंक्रीज करते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 25। और यदि टेंशन में है तो टेंशन में है और HYSD बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में कितना यूज़ करते हैं, कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, 60% इंक्रीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इफ डी इज द डायमीटर ऑफ ए बार, एफ टी इज अलोवेबल टेंसाइल स्ट्रेस, एफ बी इज अलोवेबल बॉन्ड स्ट्रेस, द बॉन्ड लेंथ इज गिवन बाई। तो इसमें अपने को बॉन्ड लेंथ बताना है। बॉन्ड लेंथ जिसको हम लोग डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं, एल डी से जिसको डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो चलिए इसका फॉर्मूला को देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, और डेवलपमेंट लेंथ के लिए WSM और LSM दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर WSM के लिए देख सकते हो कि एल डी इक्वल टू होता है 5 सिग्मा ST बाई होता है 4 टाउ BD होता है, और LSM के लिए कितना होता है? एल डी इक्वल टू होता है 0.87 FY, और इंटू में रहेगा 5, यहाँ पर जो लिखा है ये 5 है, और वाई में होगा 4 टाउ BD। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आता है। और जो डेवलपमेंट लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट जो लेंथ होता है, मिनिमम लेंथ होता है कहाँ पर? जैसे मान लो ये कोई कंक्रीट है, तो इसमें इसके अंदर हम लोग कितना इसको डाल लेंगे, वो मिनिमम लेंथ होता है, उसी को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डायग्राम में दिया हुआ है, एल डी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो लग रहा है वो टाउ BD है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेस है जो लग रहा है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो FT दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। डी क्या है? यहाँ पर डाया और बार है, और FT क्या है? स्ट्रेस है, और नीचे में 4FB लिखा है, तो टाउ BD को FB से यहाँ पर डिनोट किया गया है। FB क्या है? यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लेक्सुरल शेयर फेलियर इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। तो जो शेयर फेलियर होता है, फ्लेक्सुरल शेयर फेलियर, वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन में देख सकते हो कि एक्विर अंडर लार्ज बेंडिंग मूवमेंट एंड लेस शेयर फोर्स। तो जहाँ पर लार्ज बेंडिंग मूवमेंट लग रहा हो और शेयर फोर्स कम लग रहा हो, वहाँ पर हम लोग का फ्लेक्सुरल शेयर फेलियर होता है, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट के कारण फ्लेक्सुरल फेलियर होता है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं सेकंड में और क्या दिया हुआ है। सेकंड में रिजल्ट इन क्रेक विच आर नॉर्मली एट 90 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो ये 90 डिग्री में ही क्रैक होता है। मान लो ये बीम है, तो यहाँ पर क्रैक होगा सेंटर पे, यहीं पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है, और ये क्रैक होगा तो 90 डिग्री में क्रैक होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं। एक्विर वेन शेयर स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो इज लेस देन 1। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 एंड 2 आर करेक्ट। बस एक और दो जो नंबर पे जो दिया है वही सही है, बाकी ये तीसरा वाला, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। when the actual shear stress tau भी is less than the permissible shear stress। तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैं अभी कराया हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो में मैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन कराया हूँ, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और इसका कमेंट आप लोग मतलब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आरसीसी का, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे बाकी का क्वेश्चन। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।